बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो 6 नंबर डायल कर चुकी होती है, जिसमें से 4 नंबर अभी बाकी होते हैं डायल करना। तो वो उसी के बारे में सोचती है, तभी वहाँ पे कली आ जाती है और वो उसे बोलती है कि क्या मैं घर के अंदर आ सकती हूँ। तो कली की आवाज़ सुन के आरती जो होती है वो बहुत शॉक्ड रह जाती है कि ये यहाँ पे क्या करने आई है। तभी वो बोलती है कि दीदी मेरा कोई तो घर परिवार नहीं है, तो मैं सोची कि मेरी शादी यहाँ से हुई है तो मैं इसे ही अपना मायका समझ के मैं यहाँ पे चली आई। तो यहाँ पे जैसे ही वो आती है तो उसे बोलती है कि आप मेरे पति से दूर रहिए, आप हर रिश्ते को तोड़ रही हैं, आपने खुद मेरी शादी करवाई है, आप खुद मेरी माँ होने का दर्जा, मेरा कन्यादान आपने ही करवाया है, तो आप क्यों इस तरीके से मेरी शादी तोड़ने पे लगी हुई हैं। तो वो बोलती है कि ये क्या बोल रही हो कली, तुम वो कली नहीं हो जो कली पहले थी। और तो वो बोलती है कि आप भी वो आरती दीदी नहीं हैं जो पहले थे, आप ने ही मेरे रिश्ते को करवाया था, पर आप ही मेरी शादी के रिश्ते में बार बार आ रही हो, मेरे पति से आप बार बार उनसे मिल रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, तो उससे वो आपकी तरफ ही खींचे चले जा रहे हैं। तभी वो उनको बुला लेती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पे ये बोलने आई हूँ कि आप मेरे पति से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगी और आप उनसे दूर रहेंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती ये सुन के बहुत ही हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती कली की बात सुन के बहुत ही शॉक्ड रह जाती है और पद्मा भी सुनती है ये सारी बातें, तो वो भी सोचती है कि आरती ने कितना कुछ उसके लिए किया है और वो ऐसे ऐसे उसके साथ इस तरीके से बिहेव कर रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती सुन के उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है कि वो सोचती है कि ये क्या बोल रही है सब कुछ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वेद से बोलती है कि आप इनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। और तभी यहाँ पर वेद जो होता है वो बोलता है कि आरती तुमने ही ये ज़बरदस्ती ये रिश्ता करवाया है मेरा, मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि चुप रहिए यार वेद जी, आप क्या बोल रहे हैं, चुप रहिए प्लीज़, आप चुप हो जाइए भगवान के लिए। तभी वो बोलती है कि देख लिया आरती दीदी, आपने ये शादी तो सिर्फ हुई है, लेकिन मैं अभी कभी भी मुझे वो दर्जा नहीं मिला है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इसे बोलती है कि ये आदमी को देख रही हैं आप, ये इंसान ही जो है वो आज भी आपसे ही प्यार कर रहा है, और लेकिन मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ और ये दर्जा तो अपना लेके ही रहूँगी, ये हक अपना छीन के ही रहूँगी। आप इनसे दूर रहेंगे, आप इन्हें कोई भी किसी भी तरीके की किसी भी मामले में आप ना इनसे बात करेंगे और ना ही कहीं पे भी इनको जाने के लिए कहेंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आरती होती है वो उसे बोलती है कि उससे वो वादा लेती है। तभी आरती जो होती है वो बोलती है ठीक है कली, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा, मैं इन्हें अपने किसी भी पर्सनल मैटर में नहीं बुलाऊंगी और ना ही कभी इनसे इस चीज़ के लिए कोई भी हेल्प मांगूंगी। पर मैं ये कह देती हूँ कि ये मेरे मम्मी पापा के एक्सीडेंट के पीछे इनके परिवार का भी हाथ है, तो अगर कानूनी तरीके से अगर इनको बुलाया जाएगा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इतना वादा करके वो उसे बोल देती है कि आप इस रिश्ते से आप मुक्त हो गए हैं वेद जी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तभी वो बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ आरती। पर यहाँ पे आरती जो होती है वो कली को वादा कर चुकी होती है और वो उसे बोलती है कि वेद जी आप ये क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है, आपकी पत्नी यहाँ पे खड़ी है आपके सामने, तो आप इस तरीके से मेरे साथ मत पेश आइए और आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो बोलता है कि तुमने ही सब कुछ बिगाड़ दिया है आरती, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, मैं तो कितना कुछ सोचा था कि काश आज हम दोनों साथ में होते तो हमारी ज़िंदगी ही कुछ अलग होती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही वहाँ पे जाने लगते हैं, तभी यहाँ पे जो कली होती है वो रुक जाती है और यहाँ पे वेद जो होता है फिर से उसके पास आता है और वो बोलता है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है आरती, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम चाहो तो फिर हम एक साथ हो सकते हैं। तभी यहाँ पे आरती जो होती है वो उसके ऊपर फिर से गुस्सा करती है, क्योंकि वो खुद ही ऑलरेडी परेशान होती है अपने काम से। और यहाँ पे तभी देखते हैं कि आरती जो होती है वो उसे मना करती रहती है कि नहीं, हम ये सब नहीं हो सकता है। तब जो कली होती है फिर से वो आती है और वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए दीदी, पर मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, अब जो रिश्ता मेरे को मिल गया है वो मैं निभा के ही रहूँगी अच्छे से। तभी यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ के वेद का और वहाँ से लेके जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर से उसका हाथ छुड़ा लेता है वहाँ से और वो उसे बोलती है कि मैं तो कभी इनको अपने काम के लिए और अपने काम से कभी भी नहीं याद करूँगी, पर अगर कोई कानून इन्हें मेरे काम से जोड़ता है तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो अब अपने पति को अपने पल्लू से बांध के रखना कली, कहीं उड़ ना जाए, क्योंकि अगर ये आज़ाद हो गया तो फिर इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इतना बोल के वो कली को इतना बताती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद जो होता है वो सब चीज़ें सुनता रहता है। कली जो होती है वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे भी बुरा लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आरती दीदी जो है वो उसके पति को छीनना चाहती हैं। तो जैसे
ही वो वहाँ से चली जाती है तो पद्मा जो होती है वो बोलती है कि क्यों अभी भी देर नहीं हुई है आरती, अभी भी सच बता सकती थी तू। पर वो कुछ नहीं बोलती, बोलती कि चुप करो पद्मा मौसी, आप ये क्या बोल रही हैं, आप कुछ भी मत बोलिए। तभी यहाँ से वो चला जाती। जैसे ही आरती वहाँ से चली जाती है तो जो गणेश अवस्थी होते हैं वो उसे पूछते हैं कि क्या बोल रही है तू, ये क्या कह रही थी। तो वो बताती है कि जो कन्यादान हुआ था, आपको याद है कन्यादान के टाइम पे सिंदूर दान हुआ था, वो सिंदूर नकली था मौसा जी। तो वो इतना सुनता है तो वो भी बहुत शॉक्ड रह जाता है कि ये क्या बोल रही है पद्मा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत होता है वो अमन की तस्वीर के सामने खड़ा होकर रोने लगता है और उसे बोलता है कि कल तुम्हें पता है, कल वो अंजलि अवस्थी पूरे 21 साल के बाद इस घर की दहलीज को पार की है और उसके साथ उसकी बेटी आई थी जो वो आरती अवस्थी, और वो इस घर पे और इस परिवार पे अपना हक जमाना चाहती है और इस घर में अपना हिस्सा मांगने आई ही तभी, लेकिन मैंने उसे धक्के मार के इधर से भगा दिया क्योंकि इस घर पे अवस्थी और कुत्ते और भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अमन की तस्वीर के सामने खड़ा होकर ये बोलता है कि तू इतने जल्दी क्यों छोड़ के हमें चला गया। तभी ये सब सुन के वो ये सारी बातें उसके साथ करता रहता है। तभी वहाँ पे जो गौरव होते हैं वो आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, और आपको क्या लगता है कि ये सब जो आपने किया है तो उसकी वजह से अमन की जो आत्मा है वो कहीं पे भी होगी तो वो खुश होगी क्या। तो उसे इस तरीके से पूछता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन की बात सुन के वो उसे गुस्सा करता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम चुप रहो। पर यहाँ पे गौरव जो होता है वो बोलता है कि आपने उस की पत्नी और उसके बेटी को इस घर से निकाल दिया है, आपको पता ही है ना कि वो कितना प्यार करता था अंजलि से, तब आपने ऐसा किया है तो क्या आपको लगता है कि अमन इस बात से खुश होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो इतना सुनता है तो वो ऑफेंड हो जाता है जो राघव सिंह राजपूत होता है। पर गौरव उसे सच बताने की के लिए पूरा प्रयास करता है कि आपने जो किया वो गलत किया है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम इस हमारे परिवार में कोई भी अपनी हस्तक्षेप मत करो। पर वो बोलता है कि आपको क्या लगता है कि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ और वो भी इस घर की बेटी और बहू हैं वो दोनों, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये लोग ये बातें करते रहते हैं तभी वहाँ पे अभय और साधिका आ जाती हैं और वो उसे बोलती हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अपने पापा के लिए बोलता है और फिर वो उसे बोलता है कि बिल्कुल गौरव चाचू को बोलता है वो कि आप ये सब जो कह रहे हैं वो बहुत गलत है, पापा ने जो किया वो सही किया है। तभी यहाँ पे सादिका भी जो होती है वो बोलती है कि बड़े भैया ने जो किया वो सही किया है, उनको नहीं चाहिए कि वो इस घर में आए, तो क्या ज़रूरत है उसे इस घर में आने की। और वो लोग को जानते नहीं है आप उन लोग किस क्लास से बिलोंग करते हैं, वो लोग बस्ती के क्लास से बिलोंग करते हैं और उन लोग सिर्फ इस घर में पैसे के लिए ही आना चाहते हैं, उनको इस घर की प्रॉपर्टी और जायदाद चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सादिका को वो चुप कराने के लिए बोलता है कि चुप रहो सादिका, क्या बोल रही हो तुम। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ भैया मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, अगर बड़े भैया ने कुछ फैसला लिया है तो वो उसमें क्या गलत किया है उन्होंने। और ये सब चीज़ें तो आप जानते ही हैं कि वो लोग इतना लोअर क्लास से या मिडिल क्लास से बिलोंग करते, तो उन लोग सिर्फ इसके घर में पैसे के ही लिए आना चाहते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो राघव सिंह राजपूत को कॉल करती है और राघव सिंह राजपूत जैसे ही फ़ोन उठाता है तो वो बोलता है कि कौन बोल रहा है, तो वो बताती है कि आरती अवस्थी। तो उसे बोलती है कि जिस तरीके से आपने मेरी माँ की इंसल्ट की है, मेरी इंसल्ट की है, मैं आपसे चैलेंज करती हूँ कि मैं आपको जल्द ही इस केस के लिए और आपके मेरे पापा अमन सिंह राजपूत के मौत के लिए मैं आपको इस कोर्ट में लेके जाऊंगी और उस दिन आप एक एडवोकेट की हैसियत से नहीं, एक क्रिमिनल की हैसियत से जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों में आप भी शामिल हैं। तो वो बोलता है कि शांत रहो, तुम क्या मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो, मुझे क्रिमिनल बुला रही हो कि मैं अपने बेटी का खून करूँगा। तो बोलती है कि हाँ, जिसके अंदर की इंसानियत मर चुकी है, जिसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है किसी भी इमोशंस के लिए, तो वो इंसान किसी का भी खून कर सकता है। तो वो इस तरीके से उसे चिल्ला के बोलती रहती है और वो बोलती है कि एक दिन आएगा जिस दिन मैं आपको कोर्ट लेके जाऊंगी और उस दिन मैं अपने पापा के कातिलों का भी पता लगा के ही रहूँगी। और तभी वो ये सब सुन के बहुत ही शॉक्ड रह जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखने वाले हैं कि कली जो होती है वो राघव सिंह राजपूत के परिवार को बोलेगी कि आरती से दूर रखेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आरती के खिलाफ एक नई जंग लड़ने वाली है, जिसकी वजह से राघव सिंह राजपूत और उनका परिवार जो होता है बहुत खुश होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।